हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपको फिर से नीतीश तिवारी ई लर्निंग में। तो आज हम करने वाले हैं, हमारे पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर आया है जो कि सेट नंबर 2 है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस ज्योग्राफी में हमसे पूछे गए थे, है ना। और उसके हम एमसीक्यूज के हम क्वेश्चन के हम आंसर भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर में टोटल जो हमारे पास 23 पेजेस हैं। 23 पेज का हमारा क्वेश्चन पेपर है और उसमें हमसे 30 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो और जैसे कि आपको पता है, हमारा एग्ज़ाम शुरू कब होता है, 10-15 पे हमें दे दिया जाता है 15 मिनट पढ़ने के लिए, फिर 10:30 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, तो जैसे कि 30 प्रश्न हमारे पास हैं। 1 से 17 बहुकल्पीय प्रश्न है जो कि 1 अंक के हमारे, है ना। तो सबसे पहले अपने प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रश्न 1 से 17 बहुकल्पीय प्रश्न। राजस्थान नहर के प्रथम चरण के निर्माण के जिले की पहचान कीजिए। सो इसका राइट आंसर हमारा है गंगानगर। गंगानगर, है ना। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमसे पूछा गया है, धरातलीय खनन विधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें दे रखा है, ये खनिजों का खनन का सबसे सस्ता एवं सुरक्षित तरीका है, या इसका उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है, या इसका उपयोग गहरे भाग से खनिजों को निकालने में किया जाता है, या फोर्थ, इसको वृत्तित खनन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हमारा सी रहेगा, जिसमें हमारा एक पहला और दूसरा और चौथा सही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें इसमें चयन करना है। सो हमसे जो पहले इसमें पूछा गया, ये सूचना के उत्पाद एवं संग्रहण से संबंधित है, या ये औजारों और उत्पादन पर केंद्रित होता है, या ये अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है, या इसमें विशेष ज्ञान और तकनीक कौशल शामिल है। सो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा भाग है हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित समुद्री पतनों को उनकी अवस्थितियों के अनुसार दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का क्या किए, चयन कीजिए। इसमें विकल्प हमें कौन कौन से दे रखा है, पहला शंघाई, योकोहामा, सिंगापुर और हांगकांग। इसका राइट आंसर हमारा बी है, जिसमें सबसे पहले सिंगापुर आएगा, उसके बाद हमारा हांगकांग, फिर उसके बाद शंघाई, फिर उसके बाद योकोहामा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमसे पूछा गया है, वे पतन जो बड़े परिणाम और सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं डैश कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। इसका आंसर है हमारा डी, विस्तृत पतन कहलाता है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें हमसे पूछा गया, भारत की निम्नलिखित लौह अयस्क की खदान को उसकी अवस्थितियों के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का क्या कीजिए, चयन कीजिए। अब इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, बेलाडीला, बल्लारी, मयूरभंग और कुद्रेमुख। इसका राइट आंसर हमारा होगा डी। इसमें सबसे पहले हमारा कुद्रेमुख, उसके बाद फिर हमारा बल्लारी है, फिर उसके बाद हमारा मयूरभंग भंज, फिर उसके बाद बेलाडिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर जो हमारा 7 है, जो कि हमारा अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, जिसमें हमसे हमारा अभिकथन ये है कि सभी विनिर्माण उद्योग कच्चे माल के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है ना। और संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, हाँ ये भी सही बात है। इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, दोनों ए और आर सही है। लेकिन व्याख्या आप जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन है दोनों अपनी जगह पर ठीक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति हमारे पास है, अनुमान है कि 2025 तक विश्व डैश जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहेगा, है ना। क्या, 2/3, 2/3। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कुछ निम्न कोटि भूमियाँ मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि को अयोग्य हुई है, कृषि के अयोग्य हुई है, कथन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या इसका स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र है, या तटीय मैदान, या शरीर चारागाह या भाबर क्षेत्र। इसका राइट आंसर हमारा होगा डी, एक पहला और तीसरा, यानी स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र और तीसरा शरीर चारागाह। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की ओर, जिसमें हमसे ये पूछा गया, निम्नलिखित क्षेत्र और उनकी विशेषताओं से संबंधित सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। हमने क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र दे रखे हैं, पहले झाबुआ झील, फिर दुराला मेरठ, फिर भरमौर तहसील,
और यह धारावी मुंबई। सो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा झाबुआ जिला। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे अभिकथन और कारण पूछा है। दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन हमें दे रखा है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक पतन है। सो इसका राइट आंसर हमारा है सी। इसका जो अभिकथन है वो सही है, लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12, जिसमें हमसे पूछा गया स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कौन कौन से विकल्प हमारे सामने हैं? पहला विकल्प हमारा ये है कि यह शहर के नवीनीकरण मिशन का हिस्सा है, और दूसरा इसका शुभारंभ भारत सरकार ने किया था, या यह शहरी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने से संबंधित है, या आखिरी ऑप्शन इसका उद्देश्य शहरी झुग्गी बस्तियों स्लम्स जो एरियाज होते हैं उनमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। सो इसका राइट आंसर हमारा सी है, पहला दूसरा और चौथा। क्या? पहला दूसरा और चौथा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से ध्वनि के माप की इकाई क्या है? डेसिबल। अब डेसिबल के थ्रू हम ध्वनि को मापते हैं, है ना। डेसिबल, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य पहचान कीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो कि प्राकृतिक गैस परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन करना। क्या करना? प्रसंस्करण करना और विपणन करना है। ओके, राइट आंसर सी है इसका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि निम्नलिखित तालिका के अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 15 से 17 का उत्तर आप दीजिए। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अब जैसे कि जो हमारा प्रश्न है ये हमारा डाटा के आधार पर दे रखा है कि अगर आपने बुक पढ़ा होगा अच्छे से तो डाटा के आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हो। अब हम देखते हैं 15 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अंक मानव सूचकांक के मध्य श्रेणी के सीमांतर को दर्शाता है? राइट आंसर हमारा इसका डी 0.199। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उच्च मानव विकास वाले देशों के साथ सबसे महत्वपूर्ण कारक डैश लागू होता है। राइट इसका सामाजिक क्षेत्र को और अधिकतम निवेश। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 17 पर। मानव विकास के माध्यम स्तर वाले देशों में अधिक सुधार डैश से चिन्हित होता है? समाज आधारित नीतियों द्वारा चिन्हित होता है। डी इसका आंसर है हमारा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर हमारे 19 पर, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम उत्तर देंगे, ठीक है। तो प्रश्न हमसे पूछा गया व्यापार उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यापार उदारीकरण का क्या करना है? हमें उत्तर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ से शुरू है और यहाँ तक इसका आंसर है, जिसमें क्या पढ़ सकते हो, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में किया जाता है ना। पहला प्रश्न जैसे कि हमारा ये रहा। और सेकंड हम पढ़ते हैं भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। अब जो इसका आंसर है हमारा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को उन पर प्रतिकूल प्रतिबंध थोपते हुए उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा में तीव्र गति से एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच सकती है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें हमसे ये पूछा है कि मुक्त व्यापार के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए विकासशील देशों को क्या करना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कि घरेलू उद्योग को हमें बढ़ाना चाहिए, है ना। एक्सपोर्ट एक अच्छे लेवल पर करना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से हमें काम करना चाहिए। किस तरीके से? चरणबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 हमारा जो है, इसमें हमसे पूछा कि फुटकर और थोक व्यापार में उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जो फुटकर व्यापार होता है उसमें व्यापारी सीधे तौर पर उपभोक्ता को क्या करता है? वस्तु बेचता है, सीधे तौर पर व्यापार को वस्तु बेचता है। और जो थोक है हमारा, थोक व्यापार में क्या होता है? थोक व्यापार में ये होता है कि इसमें व्यापारी बड़े पैमाने पर सामान खरीद कर व्यापारियों को बेचता है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। इसमें पूछे गए प्राकृतिक और मनुष्य जटिलता
से आपस में जुड़े हुए, इस कथन का विश्लेषण अब कीजिए। अब जो हम मनुष्य हैं और पर्यावरण, हम एक दूसरे से एक जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से? जैसे कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरा क्या है, संबंध है। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है, क्योंकि क्योंकि जो हमारा जल है, खनिज है, वायु, भूमि, ये सारी चीज़ें मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो आप पियोगे क्या? ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप सांस कहाँ से लोगे, है ना? ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है, 22 में हमसे पूछा गया है कि भारत में जैव ऊर्जा का महत्व क्या है ना? भारत में जैव ऊर्जा ऊर्जा एक प्राकृतिक स्रोत है। ये क्या एक प्राकृतिक स्रोत है, जैसे कि पेड़ पौधे, कृषि अवशेष, गोबर से प्राप्त किया जाता है। किससे? इन सब चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, और ये सतत विकास को बढ़ावा देता है। सतत विकास को क्या करता है? बढ़ावा भी देता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 में, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके दिए गए प्रश्नों का आप आंसर दीजिए। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है इसमें। किस जनगणना वर्ष में नगरीय जनसंख्या को दर्शिक वृद्धि में अधिक दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 1981, है ना? इसी तरह आप ग्राफ में देखकर अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन खंड घ में, खंड घ, जिसमें 24 से लेकर 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछेगा जनसंख्या वृद्धि से संबंधित मातस के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तेजी से बढ़ते जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय। तेजी से जैसे आप देख रहे हो जनसंख्या बढ़ रही है, उसको आप किस तरीके से रोक सकते हो, उसका आप उपाय क्या हो सकते हैं, है ना? जैसे कि पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि भारत में भी कई ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसका आपको उपाय यहाँ पर सुझाव करना है कि जैसे बाहरी लोग आते हैं, है ना, बसते हैं, देन उसके बाद जो चाइल्ड व्यवस्था भी है कि 2 के जगह लोग 4-4 6-6 करते हैं, उससे भी जो हमारा जो क्या कहते हैं जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी होती है। इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेल ने माल एवं यात्री परिवहन को युग्म बनाने के लिए और आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया, है ना? उपयुक्त तर्कों के सहित इस कथन की पुष्टि करिए। जो हमारा भारतीय रेल है, इसने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई। किस तरीके से कि भारत में आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर से लेकर हमारा नीचे साउथ तक रेलवे लाइन बिछी हुई है। अब लोग लाखों की तादाद में इस पर सफ़र करते हैं। अभी कुंभ का टाइम चल रहा है, लोग कुंभ जा रहे हैं हज़ारों लाखों की तादाद में। इससे भारतीय आर्थिक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है ना? अब नेक्स्ट इसका 26 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमसे पूछा गया उद्योग की अवस्थिति को निश्चित करने में परिवहन लाभ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण से इस कथन को नियोजित ठहराइए। अब जैसे कि कहीं पर भी आप देखते हो फार्मिंग की जाती है या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित की जाती है, तो वहाँ पर बड़े लेवल पर सामान एक जगह से दूसरी जगह उठाकर भेजा जाता है। अब उसमें मेन चीज़ क्या है? उद्योग, है ना? वो परिवहन द्वारा हमें ले जाया जाता है, तो परिवहन क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वहाँ पर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमसे पूछा गया लक्ष्य क्षेत्र नियोजित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विकास के लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। ये आप बुक को पढ़कर उसके आंसर आप इसमें से निकाल सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी। और ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो 5 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, जिसको आपको करना है। जैसे कि नीचे भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि के तृतीय प्रावस्था को भारत में जनसंख्या विस्फोट के अधिक रूप में जाना जाता है। इसका उदाहरण आपको लिखना है। 5 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है, इस पर वीडियो भी बन चुकी है, पहले आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए विश्व राजनीति के अब जो हमारा मानचित्र वाला जो प्रश्न आ रखा है, अब जो इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो कि आगे मानचित्र हमारे पास है नहीं, तो मानचित्र के आधार पर इस क्वेश्चन को आपका जवाब देना है। लेकिन मानचित्र हमारे पास है नहीं, तो इसका आंसर हम ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि मानचित्र इसमें हमारा है नहीं, है ना? क्योंकि मानचित्र आपको वहाँ पर चिपका कर देना होता है अपने आंसर शीट में। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है, इसका मैं आंसर आपको बता सकता हूँ कि दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 7 भौगोलिक लक्षणों में किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों द्वारा अंकित किया गया। उनका नाम आप लिख सकते हैं। जो पहला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, और गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारा क्या है? यूपी। गुजरात में एक प्रमुख समुद्री पतन कांडला। झारखंड में तांबा का खनन का एक केंद्र क्या है? सिंध भूमि। और मध्य प्रदेश में मैंगनीज खनन का केंद्र जो है वो कहाँ है? बेंगलोर में, है ना? कहाँ पे? बेंगलोर। सॉरी बेंगलोर हमारे नीचे वाला, ये बालधार है। और महाराष्ट्र में लोहा अयस्क खनन का केंद्र कहाँ है? रत्नागिरी में। कर्नाटक में एक अंतर्राष्ट्रीय वायु का पतन कहाँ है? वो बेंगलोर, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी कि क्वेश्चन उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे जितना इसमें हाइप क्रिएट किया था लोगों ने। सो
आई होप कि आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी या समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।